पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहला सवाल ह्यूमन हेल्थ डिजीज का रिलेटेड टू द हेल्थ डेफिनेशन, द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। तो पीएमएस के लिए हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ की, तो उसी को कहते हैं कंप्लीट हेल्थ। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीजेस से हम हेल्थ को डिफाइन नहीं करते, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस के साथ-साथ हमारे साथ और ऐड हो जाता है क्या, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल जो इंटरेक्शन है हमारी। तो आंसर यहां बन जाता है पहले सवाल में सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग और बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले मतलब कुछ ऐसे डिफेक्ट जो बर्थ से पहले, बर्थ के टाइम अभी बेबी डेवलप हो रहा है मतलब वो में, उसी समय उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसी बीमारियों के लिए टर्म यूज किया जाता है, उन्हें कहते हैं कंजेनिटल। बर्थ से पहले या बर्थ के टाइम पे ही ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो जेनेटिक हो सकती है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी हो सकती है या फिर हो सकता है कोई मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट हो, तो इसे कहते हैं कंजेनिटल डिसऑर्डर्स। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब होता है? ऐसी बीमारी जो किसी एक इंसान से दूसरे इंसान पर आसानी से डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू या किसी वेक्टर के थ्रू आसानी से फैलाई जा सके, चाहे वो किसी बैक्टीरिया के थ्रू या वायरस के थ्रू जारी हो या फिर किसी और पैथोजन से जाए, लेकिन ह्यूमन का ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट हो या फिर किसी मच्छर या मक्खी द्वारा फैलाई जाती हो, ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो ये दो के दोनों ऑप्शन देखें, डिजीज ट्रांसमिटेड बाय मैन टू मैन एंड डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट, इन सबको हम कह सकते हैं कम्युनिकेबल। जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे फैल जाती है, 1 to 2 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। आंसर सही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज द मेजर कॉज ऑफ द डेथ इन ह्यूमन। ह्यूमंस में ऐसी कौन सी बीमारी है जो नॉन इन्फेक्शियस भी है और वर्ल्ड वाइड मेजर कॉज ऑफ द डेथ है? तो कैंसर, कर्क रोग, जो बहुत ही भयानक बीमारी है। एक ऐसी बीमारी जो इंसान में डेथ कॉज कर रही है, वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है, नॉन कम्युनिकेबल, एक पर्सन से दूसरे में डायरेक्ट फैलती नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे कॉज हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हो। ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नॉन इन्फेक्शियस में पूछा जाएगा तो कैंसर और इन्फेक्शियस में वही नाम आएगा, एड्स और हेपेटाइटिस बी आ जाते हैं, बहुत ही खतरनाक बेहद डेडली डिजीजेस। गुड हेल्थ का क्या मतलब है? गुड हेल्थ का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल वेलबीइंग, इंक्रीज लॉन्जेविटी एंड रिड्यूस इन्फेंट मैटरनल मोर्टेलिटी। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाते हैं, चार के चारों। गुड हेल्थ एक हेल्दी इंसान के, हेल्दी समाज की निशानी है। आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, वायरल डिजीज का पेयर कौन सा है? आप देखें, रिंग वर्म्स नहीं होंगे, रिंग वर्म फंगल है, एड्स तो हो सकता है, एड्स तो वायरल है लेकिन रिंगवर्म फंगल है, कॉमन कोल्ड वायरल है, एड्स वायरल है, आंसर तो सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ देखिए डाइसेंट्री बैक्टीरियल है, टाइफाइड बैक्टीरियल है, तो आंसर जो करेक्ट होगा सेकंड ऑप्शन। अगला वाइडल टेस्ट किसके लिए है? टाइफाइड के लिए है। टाइफाइड टेस्ट के लिए हम करते हैं वाइडल टेस्ट, जो कि जो है फोर्थ ऑप्शन बनेगा, जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर बेस्ड इंटरेक्शन टेस्ट होता है। Which one of the following symptom of typhoid? टाइफाइड के लिए सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस और स्टमक पेन है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है। ये सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगी और हो जाएगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में सैल्मोनेला टाइप इन्फेक्शन करता है और उसके बाद बॉडी के दूसरे पार्ट में भी चला जाता है, इसलिए इन्फेक्शन कहीं भी और हो सकती है, बट ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिसमें पहला सिम्टम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, वेरी हाई फीवर। आंसर 4। पर्सन्स नेल एंड लिप्स टर्न ग्रे टू ब्लू, ऐसी बीमारी कब और कहां हो रही है? भाई ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होता है। आप देखोगे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दोनों के दोनों सिम्टम्स हैं न्यूमोनिया के। किसके सिम्टम है? न्यूमोनिया के सिम्टम्स है। तो आंसर जो बनाएंगे वो बनाएंगे बोथ 1 and 2, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम निमोनिया। कॉमन कोल्ड को हम निमोनिया से कैसे डिफरेंस देखते हैं? आप देखो, कॉमन कोल्ड एक ऐसी बीमारी, नेजल ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, लेकिन केवल अपर पार्ट को अफेक्ट करती है। राइनाइटिस जिसे कहते हैं, जो राइनो मतलब नोज वाले पार्ट को या अपर रेस्पिरेटरी ट्यूब को अफेक्ट करती है, लंग्स तक नहीं पहुंचती। लेकिन निमोनिया की बात करते हैं तो लंग की एल्वेलाई को अफेक्ट करती है। निमोनिया जो है बैक्टीरियल डिजीज है, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, ऐसा भी कर सकते हैं। निमोनिया कॉमन डिजीज है, रॉन्ग। निमोनिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय द लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, नो। Pneumonia is caused by virus. No. Pneumonia is a pathogen affect the alveoli, whereas the common cold affect the nose and upper part but not the lungs. तो इसका मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन सही बचता है जो निमोनिया को डिफाइन कर रहा है, कॉमन कोल्ड को डिफरेंशिएट कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है ओवर। आज का डिस्कशन समाप्त। अब स्टडी करने वाले हैं डेफिशिएंसी डिजीज कौन सी है। तो हमने पढ़ा है डिजीज के दो टाइप होते हैं, ऐसी बीमारियां जो बर्थ से ही होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, और ऐसी बीमारियां जो कि बर्थ के बाद डेवलप होती है, उन्हें एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज जब आप पढ़ते हो, एक्वायर्ड डिजीज जब आप पढ़ते हो तो उन्हें एक्वायर्ड डिजीज में आप पढ़ते हो कि दो प्रकार की बीमारियां होती हैं ऐसी जो फैलती हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, उन्हें कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेज, जिन्हें कहते हैं कम्युनिकेबल, और दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस, जो कि इंक्लूड करती है कई सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, या किसे कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। ऐसी बीमारी जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, हार्मोन की डेफिशिएंसी से होती है, या फिर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, मिनरल की डेफिशिएंसी से होती है, इन सभी को हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज कैसी होती है? नॉन कम्युनिकेबल होती है, वो किसी एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से आप कर लेते हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमें बैक्टीरियल डिजीज आइडेंटिफाई करें, बार-बार मैं बता रहा हूं आपको, आप जरूर पढ़ोगे डिजीजेस की कैटेगरी, कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है, कौन सी जो प्रोटोजोन डिजीज है, कौन सी हेलमिंथ डिजीज, सारी कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। तो कॉलरा और टेटनस जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी और विब्रियो कॉलरी, ये बैक्टीरिया होते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस है, मम्प्स वायरस है, हर्ब्स वायरस है, इन्फ्लुएंजा भी वायरल हो सकती है। तो यहां देखेंगे आंसर हमारा पहला ही होगा जो सही होगा, जो बैक्टीरियल डिजीज होगी, कॉलरा और टेटनस। Which of the following causes plague? प्लेग कौन कॉज करता है? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका ट्रांसमिटिंग एजेंट बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस। इसे फैलाने के लिए रैट फ्ली होती है, जिसे ज़ीनोसिला कहते हैं, आर्थ्रोपोड वेक्टर होती है। ये इंसेक्ट होता है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलाता है, लेकिन इसे कॉज करता है बैक्टीरियम, याद रखेंगे, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियम से कॉज होती है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कुछ क्वेश्चन में जहां पे एनसीईआरटी में नाम नहीं दिए, लेकिन फिर भी आपको याद रखने हैं, उनमें से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज कौन होती है? स्पोरोजोइट स्टेज होती है, जो कि मस्कीटो की बॉडी से ह्यूमन बॉडी में जाती है। जब फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है ह्यूमन बॉडी पे, तो उसकी बाइटिंग के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में इनकी एंट्री होती ही है मस्कीटो बाइट से। तो जिस स्टेज में ये सलाइवरी ग्लैंड से एंटर करते हैं, सलाइवा के साथ ये प्रेजेंट होते हैं, इस स्टेज को कहते हैं स्पोरोजोइट। क्या कहते हैं? स्पोरोजोइट कहते हैं। तो आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर यू विल लुक फॉर स्पोरोजोइट्स। इसको आपने डिस्कस भी किया हुआ है, पहले भी करा हुआ है क्वेश्चन। सलाइवा ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो को में मिल जाएंगे, अडल्ट फीमेल में मिलेगा, ध्यान रखेंगे। न्यूली बॉर्न में नहीं मिलेगा, अभी जो नई फ्रेश मस्कीटो है उसने अभी किसी का खून पिया ही नहीं बेचारी ने। Which among the following use the biological agent to feed on mosquito larvae? कौन सा ऐसा एजेंट है जो बायोलॉजिकल एजेंट है, जो खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और मच्छर के लार्वा खाती है? तो मस्कीटो फिश के बारे में हम सब जानते हैं, बोनी फिश है, जिसे गंबूशिया फिश कहते हैं। इसे इसका दूसरा नाम मस्कीटो फिश भी है, इसी को हम मस्कीटो फिश भी कहते हैं। तो आंसर बना हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल, द टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पांसिबल फॉर चिल एंड रिकरेंस ऑफ द फीवर। तो याद होगा आरबीसी रप्चर के बारे में हमने पढ़ा था कि जब आरबीसी रप्चर करती है तो आरबीसी के रप्चर के दौरान कुछ केमिकल्स निकलते हैं रप्चर के बाद। तो ये रही आरबीसी, और जब ये आरबीसी रप्चर करती है तो यहाँ से ये केमिकल जो होते हैं बाहर निकलते हैं, पैथोजन भी बाहर निकलता है और वो केमिकल्स भी बाहर निकलते हैं। ये रहे वो पैथोजन, और वो जो केमिकल्स निकलते हैं इन्हें कहते हैं हीमोजोइन।
यही हीमोजॉइन कॉज ऑफ चिल एंड फीवर, इसी की वजह से ठंड या कपकपाहट लगती है और फीवर होता है। तो हीमोजॉइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। आंसर सेकंड होगा, करेक्ट होगा। अगला सवाल है गैमेटोसाइट या सेक्सुअल स्टेज जो प्लाज्मोडियम की है वो कहां देखोगे? तो सेक्सुअल स्टेज जो होती है फीमेल एनाफिलीज के अंदर होती है, जहां स्पर्म ओवा फर्टिलाइज करते हैं, गट में आपको देखने को मिलेगी। द गैमेट, अच्छा पूछा है डेवलप्स इन, कहां बनता है सेक्सुअल स्टेज? तो हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि जो सेक्सुअल स्टेज है ह्यूमन की आरबीसी में बनती है। याद रखें, ये जो स्टेज है बनती है आरबीसी में है। रप्चर होने के बाद ये ब्लड में रहती है और बार-बार आरबीसी में री एंटर करती रहती है। आरबीसी के अंदर ये री एंटर करती रहती है, इन्फेक्ट करती रहती है। लेकिन जैसे किसी फीमेल मस्कीटो से बाइटिंग होती है, तो मस्कीटो जैसे ही किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करती है, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, ये रहा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, तो इसके ब्लड में ये जो स्टेज पाई जाती है इसी को कहते हैं गैमेटोसाइट स्टेज। क्या कहते हैं? गैमेटोसाइट स्टेज कहते हैं। तो गैमेटोसाइट ब्लड में प्रेजेंट है। जैसे ही ह्यूमन के ऊपर ब्लड के ऊपर फीडिंग करती है फीमेल एनाफिलीज, ये उसके बॉडी में जाती है और ये स्पर्म और ओवा बनाती है और वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसका डेवलपमेंट, इसका फॉर्मेशन कहां हो गया था? गैमेटोसाइट बन गई थी ह्यूमन के आरबीसी में ही। ये जो गैमेटोसाइट्स हैं वो ह्यूमन की आरबीसी में ही बन गई थी। तो आप देखेंगे ह्यूमन की आरबीसी आंसर हो जाएगी। आंसर बनाएंगे सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटाइल जाइगोट ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मोटाइल जाइगोट कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गट ऑफ फीमेल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होती है, ओवम को फर्टिलाइज कर देता है स्पर्म, तो जाइगोट वहीं बनता है। अब ये जाइगोट गट वॉल को पेनिट्रेट करता है, यही जो स्टेज होती है ये मोटाइल स्टेज होती है। तो मोटाइल जाइगोट कहां बनता है? स्टमक में, जो गट वॉल ये एंटर करता है। तो आंसर बना देंगे फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है? सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। ह्यूमन के लिवर में होता है, ह्यूमन के आरबीसी में भी होता है, बट डब्ल्यूबीसी में नहीं होता। तो याद रखेंगे आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन के लिवर सेल में भी शायद नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसे मल्टीपल विजन कहते हैं, और आरबीसी में भी होती है। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का जो आधा हिस्सा है वो हो रहा है ह्यूमन में। ह्यूमन में केवल असेक्सुअल स्टेज आती है, और ये असेक्सुअल स्टेज जो होती है उस असेक्सुअल स्टेज में एक होता है लिवर में और दूसरी होती है आरबीसी में। और जो दूसरा है फीमेल एनाफिलीज की जो बॉडी है, फीमेल एनाफिलीज की बॉडी में दो स्टेजेस आती है, एक आती है सेक्सुअल स्टेज और एक असेक्सुअल स्टेज आती है। सेक्सुअल स्टेज गट कैविटी के अंदर आती है और असेक्सुअल स्टेज गट वॉल में आती है। दोनों की दोनों गट से ही रिलेटेड है, बस फर्क इतना है ये वॉल में होता है और ये गट की कैविटी में, गट के अंदर के स्पेस में होता है, गट कैविटी में, और असेक्सुअल गट वॉल में होती है। बस यही फर्क है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज है जो आप सभी लोगों को जानना है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं बता देता हूं, आंसर बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। और इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है ओवर। आज का ये क्वेश्चन का सिलसिला सब है, उन्हें फिजियोलॉजिकल या केमिकल बैरियर्स कहा जाता है। तो ऐसे बैरियर्स जो किसी पैथोजन को किल करें, बॉडी के सीक्रेशंस हैं उनका, उनके अंदर कोई एसिडिक केमिकल, कोई ऐसा फैक्टर होगा जो उसके पीएच की वजह से किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा, या उनमें लाइसोजाइम, जैसे कि हम अगर जानते हैं सलाइवा जो होता है या टीयर्स जो होते हैं, इनमें पाई जाती है लाइसोजाइम। क्या होती है? इनमें लाइसोजाइम्स होती है। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स कहते हैं। ये जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हेल्प करते हैं, इन्हें हम सेलुलर केमिकल बैरियर्स कहते हैं। तो आंसर हमारा थर्ड बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, बिल्कुल बेहतरीन होगा। आइडेंटिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, पूछा गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो आप देखोगे फिजिकल बैरियर जो होते हैं या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ये इन जनरल हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जो एंट्री पे ही पैथोजन को ट्रैप कर लेते हैं। बॉडी से कोई एंटर करे वहीं उसको रोक दो। उसके बाद अगर कोई रोक, अगर उस फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर गया है, केमिकल बैरियर को कोई पैथोजन क्रॉस कर गया, तब जाकर के सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आएगी। तो हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो स्किन हो या म्यूकस लाइनिंग या फिर लाइसोजाइम हो, ये सारे के सारे हमारे फिजिकल बैरियर या केमिकल बैरियर के पार्ट है, इन्हें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। तो आंसर में हम चारों ऑप्शंस को करेक्ट करेंगे, ऑल द थ्री आर करेक्ट। कोलोस्ट्रम, मिल्क जो मदर का मिल्क होता है उसमें भी पाई जाती है लाइसोजाइम्स। मदर मिल्क में इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी पाई जाती है, लेकिन उसमें लाइसोजाइम पाई जाती है। कैसा? येलोइश फ्लूइड होता है जो कि मदर मिल्क को हम फर्स्ट 2 to 3 डेज, जैसे कल इनिशियल डेज ऑफ जो चाइल्ड बर्थ होते हैं उनमें ये हाईली न्यूट्रिशियस फ्लूइड और जो बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इस तरह के केमिकल भी पाया जाता है। तो कह रहे हैं द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न इन्फैंट बिकॉज़ इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये जानने का है कि मिल्क में ऐसा क्या होता है जो कि फाइट करने में हेल्प करता है, वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है, याद रखेंगे। कोलोस्ट्रम आल्सो कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम, ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, प्लस इसमें पाई जाती है आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से रिलेटेड पॉइंट है टी लिम्फोसाइट फ्रॉम सेल्फ हेल्प इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। द टी लिम्फोसाइट्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प इन बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस देम। ये देखिए ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों करेक्ट है। एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो मीडिएट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बी सेल्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटरफेरॉन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन यूज्ड इन द क्यूर ऑफ। अगर हम इनकी बात करते हैं इंटरफेरॉन, ये साइटोकाइन वैरियर्स होते हैं, इन्हें हम एंटीवायरल प्रोटीन्स भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड एंटीवायरल प्रोटीन्स। तो ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स होती है इंटरफेरॉन जिन्हें कहते हैं, ये हेल्प करते हैं वायरस के अगेंस्ट। देखो हेपेटाइटिस बी हो या कॉमन कोल्ड हो, वायरस है तो उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं, भले ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो, लेकिन कोशिश इनकी पूरी होती है। आंसर बनाएंगे हम फोर्थ ऑप्शन, अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। निमोनिया में आप जानते हो जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। डिप्थीरिया कॉज्ड बाय कॉरिनी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया टाइफाइड कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी और प्लेग कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। तो ए से टी को मिलाएंगे, ए से टी को मिलाएंगे, एटी बनाएंगे, और बी से एस को मिलाएंगे, एटी बीएस, एटी बीएस, एटी बीएस, एटी बीएस, दो मिल गया। अब आ रहा है सीपी, सीपी, सीपी और डी को मिलाया आर से, डी को मिलाया आर से। तो ये हो गया हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन, आंसर बनेगा सेकंड। सेकंड करेक्ट हो जाएगा। मैच द कॉलम पॉजिटिव एजेंट याद रखना होगा आपको। पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमीबाइसिस आपको पता है एंटोमीबा हिस्टोलाइट का है, बहुत ही आसान सवाल है, फटाक से आंसर करेंगे। प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो डिजीज कॉज करता है अमीबाइसिस, जिसे अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सिम्पटम्स ऑफ एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस के सिम्पटम्स आप देखोगे, एस्कैरिस लुम्ब्रिक वाइट जो स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट होगा, वोमिटिंग होगी, नर्वसनेस, कन्वर्जन होगी, डायरिया हो सकता है, डायरिया या कोलिक पेन, इंटेस्टाइन में पेन। एस्कैरियोसिस के केस में ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग, लेकिन अब रिलेटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से तो हम सबको सही मान सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे ये सारे ही सही हो जाएंगे, इन जनरल ये सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर मेजर सिम्टम्स अगर देते तो बॉडी एक होना चाहिए, मसल में पेन होना चाहिए, मसल पेन या बॉडी पेन होता तो और बेटर हो जाता। ब्लीडिंग, जहां इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ब्लड जो होता है पैथोजन की वजह से इंटेस्टाइनल डैमेज होती है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, तो इंटेस्टाइनल या डाइजेस्टिव सिस्टम में पेन होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कंफर्ट होगा, तो वो डायरिया में भी रिजल्ट कर सकता है, और प्रोलॉन्ग डायरिया जब हो जाती है तो उसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आंसर 4 बना सकते हैं हम लोग। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स की अगर हम बात करें तो ये सारे फंगल इन्फेक्शन का सोर्स है, और फंगल इन्फेक्शन आप देखोगे रिंग वर्म जिसे टाइनिया कहा जाता है, टाइनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट है रिंगवर्म इन्फेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय रिंगवर्म को कौन प्रिवेंट करता है आप देखेंगे रिंगवर्म इन्फेक्शन मतलब ये कौन सा है फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन कैसे अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ द क्लॉथ ये हो सकता है वॉशिंग क्लॉथ इन हॉट वाटर विद फंजीसाइडल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं अवॉइडिंग बेयर फुटेड वॉकिंग मतलब उंगलियों में फिंगर्स में जो जगह होती है वहां पे आप देखो फंगस के चिपकने का खतरा ज्यादा होता है तो बेयर फुटेड नंगे पैर घूमना अवॉइड कर सकते हैं तो उससे फंगस के चिपकने का खतरा कम हो जाता है तो ऐसे में ये चार के चारों सिम्टम्स होंगे वो अगर हम देखें चीजों को करें तो हम फंगल इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं ओवरऑल पर्सनल हाइजीन को मेंटेन किया जाए तो फंगल इन्फेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है आंसर 4 बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसी के साथ आज का डिस्कशन भी समाप्त हो जाता है पेशेंट वेयर बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर अगर हम बात करते हैं इस बी लिम्फोसाइट्स की तो हम जानते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स इन ह्यूमन अगर हम बात करते हैं मनुष्यों में ह्यूमंस के केस में एक स्ट्रक्चर होता है बोन मैरो तो हमारी जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं उन हड्डियों में अंदर जो मज्जा भरी होती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं बोन मैरो कहते हैं वहां पे ये बी सेल्स मैच्योर होती हैं आप देखेंगे बी सेल्स की साइट ऑफ प्रोडक्शन ये जो बी सेल्स होती हैं यहीं पे प्रोड्यूस भी होती हैं एंड मैच्योर भी होती है दे प्रोड्यूस एंड मैच्योर इन बी बोन मैरो ह्यूमंस के केस में ये बात है ध्यान रखेंगे और वहीं दूसरा होता है एक टर्म जिसे कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस क्या कहते हैं बर्सा ऑफ फैब्रिकस और ये जो बर्सा ऑफ फैब्रिकस होती है ये जो बर्सा होती है ये बर्सा बरसात करने वाली बर्सा नहीं है ये बर्सा कौन है ये बर्सा होती है इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड्स में पाई जाती है पाई जाती है इंटेस्टाइन ऑफ बर्ड्स में पाई जाती है तो इन केस ऑफ बर्ड्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइट ऑफ बी सेल प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन बर्ड्स में बोन मैरो नहीं होती ना तो बर्ड्स में बोन मैरो नहीं होती इसलिए उनके केस में जो मैच्योरेशन और प्रोडक्शन का खेल है वो कहाँ होता है वो होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस में इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर ह्यूमन लिखा होता तो आप सोचते कि केवल बोन मैरो आंसर होगा लेकिन अगर ओवरऑल पूछा है तो बी सेल का प्रोडक्शन मैच्योरेशन ह्यूमंस के केस में बोन मैरो में होता है और बर्ड्स के केस में बर्सा फैब्रिकस में होता है तो आंसर बोथ विल बी करेक्ट तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1 एंड 2 करेक्ट ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन मीडिएट करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को मीडिएट करने के लिए आती है एंटीबॉडी मीडिएशन के लिए आती है प्लाज्मा सेल्स जो अगर हम बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में आप जानते हो जो प्लाज्मा सेल्स होती है ये प्लाज्मा सेल्स होती है डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन को प्रमोट करती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी है इसे कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इसी को कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बनता है इस सवाल का वो क्या बनेगा आंसर विल बी सेकंड बेस्ट एंड करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर मेड अप ऑफ जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो कौन बनाता है पूरा स्ट्रक्चर अगर देखें इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर जो बना है वो किस तरह का बना है तो देखो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जिसमें से 2 हेवी होती है और 2 लाइट होती है इस पूरे स्ट्रक्चर को एक मोनोमेरिक मॉलिक्यूल कहते हैं इसमें आपको दिखाई दे रही है एल चेन और ये जो होती है एच चेन इसे हेवी चेन कहते हैं तो 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है इसे कहते हैं H2L2 तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज फाउंड बिटवीन एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है वो कहां पाई जाती है देखिए ये हमने पढ़ा था ये होता है एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट जिसमें आपको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होगा जो हेवी चेन का और थोड़ा सा हिस्सा लाइट चेन का दिख रहा होगा तो आप देखेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एंटीबॉडीज फाउंड बिटवीन हेवी एंड लाइट चेन तो 2 लाइट चेन बोला है रॉन्ग 2 हेवी चेन बोला है रॉन्ग 1 हेवी एंड 1 लाइट चेन होगा तो आंसर करेक्ट होगा सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फिगर जो दिख रहा है गिवन बिलो शोज एंटीबॉडी मॉलिक्यूल नेम द पार्ट्स एबीसीडी एबीसी के पार्ट्स को देखें ए जो होगा ये आपको दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है आपको लाइट चेन ए है एल हो गई बी जो है वो एच चेन हो गई और सी जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट हो गई तो ए जो है वो एल चेन है बी एच चेन है हेवी चेन और सी जो है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो इसका मतलब हमारी कहानी का सबसे आसान क्वेश्चन था ये बहुत ही आसान डायग्राम देखते ही आंसर करना है हमको ऐसे क्वेश्चंस के लिए टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन कहां होता है तो दे डिफरेंशिएट एंड मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड जो कि आपके चेस्ट में पाई जाती है हार्ट के ऊपर और स्टर्नम के बीच में अगर आप देखोगे हार्ट और स्टर्नम का जो बीच का हिस्सा है वहां पे ये बाइलोब्ड ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड जो एज के साथ साथ डिजेनरेट होती जाती है इसे कहते हैं थाइमस ग्लैंड आंसर 4 रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट का जो रिजेक्शन है करने के लिए वहां पे आप देखोगे वहां पे साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसे CD8 सेल्स कहते हैं वो रिजेक्शन में इन्वॉल्व होती है इसे ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं आंसर बनाएंगे 1 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमन इम्यूनिटी आर रिस्पांसिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी सवाल कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए सेलेक्ट करना है करेक्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी आर रिस्पांसिबल फॉर एक्वायर्ड सही है इट प्रोड्यूसेस प्राइमरी रिस्पांस विद लो इंटेंसिटी एक्टिव इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेक्ट है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स इन्वॉल्वड इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है तो 1 2 एंड 3 विल बी करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3 विल बी करेक्ट तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड अंडर इनेट इम्यूनिटी पूछा है तो इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारा फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर या फिर साइटोकाइन बैरियर इंटरफेरॉन जिन्हें कहते हैं या फिर सेलुलर बैरियर्स आप देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन प्राइमरी इंटरफेरॉन्स एनके सेल्स ये तीन के तीनों ऊपर दिए गए सही ऑल ऑफ द अबव आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट आता है वायरल इन्फेक्टेड सेल जो होती है एंटीवायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है उन्हें क्या कहते हैं वो इंटरफेरॉन होती है कुछ सोचना ही नहीं है ऐसे सवाल में फटाक से आंसर करोगे ऐसे सवालों का एकदम इजी बहुत ही बेहतरीन करेंगे और इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है समाप्त बहुत ही आसान आसान लगेंगे आपको इसकी डीपीपी नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है मार्ट से रिलेटेड जैसे कि हम जानते हैं मार्ट का मतलब होता है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जो हमारी बॉडी में जहां-जहां भी म्यूकस की लेयर पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्यूब हो डाइजेस्टिव ट्यूब हो या फिर जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम है जहां पैथोजन की एंट्री का चांस हो सकता है ऐसी जगहों पर हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फोइड टिश्यूज को बैठा रखा है ताकि पैथोजन आए और उनको वहीं नेस्तनाबूद कर दिया जाए डिस्ट्रॉय कर दिया जाए उसमें से जो हमारी बॉडी में लिम्फोइड ऑर्गन्स का सबसे बड़ा मास बनाता है 50% अकेला जो बनाता है वो होता है माल्ट जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कितना अमाउंट कौन सा टिश्यू बनाता है सिंगल लार्जेस्ट मास लगाता है एक ही जगह पे अगर पूछा जाए सारे लिम्फोइड टिश्यू का मास सबसे ज्यादा कहां होता है तो आप बताओगे स्प्लीन है वो सिंगल लार्जेस्ट मास लेकिन पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा लिम्फोइड ऑर्गन किस फॉर्म में है वो माल्ट के फॉर्म में है 50% फॉर्म में होता है ये माल्ट तो आंसर हमारा बनेगा फर्स्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू अगला है हमारा सवाल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इसमें से करेक्ट चूज करना है आईजीई एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इन एन एलर्जिक रिएक्शन सही है ये बी लिम्फोसाइट्स मीडिएट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रॉन्ग है ये येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रॉल में अबंडेंट आईजीई है रॉन्ग है ये स्प्लीन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है ये बिल्कुल सही है तो पहला ऑप्शन सही है फोर्थ स्टेटमेंट सही है फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट है 1 एंड 4 करेक्ट है ऑप्शन बनता है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बेहतर ऑप्शन हेपेटाइटिस बी के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उसके लिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद ली है हम क्या करते हैं वायरस के कंपोनेंट के लिए हम उसका जीनोम निकाल लेते हैं और उसे किसी वेक्टर के थ्रू से इंसर्ट करके ट्रांसफर कर दिया जाता है होस्ट में इसमें होस्ट के रूप में हम ईस्ट सेल इस्तेमाल करते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईस्ट प्रोडक्शन इन्वॉल्व रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये दोनों बातें एनसीईआरटी की लाइनें हैं इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी होंगी आंसर थर्ड ऑप्शन होगा बोथ 1 एंड 2 थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट
अगला सवाल है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एज वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजन। जब भी हम इनहेल्ड या इंजेस्टेड पैथोजन की बात करते हैं मतलब हमारी बॉडी सिक्रीशंस में, चाहे वो सलाइवा के थ्रू हो, चाहे वो म्यूकस के थ्रू हो, ऐसे सिक्रीशन में कॉमनली जो पाया जाता है वो होता है ये आईजीए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हमारी बॉडी सिक्रीशन में, चाहे कोलोस्ट्रम हो, सलाइवा हो, टीयर्स हो या म्यूकस हो, इन सब में पाया जाता है, जो पैथोजन को हमारी एपिथेलियल सेल की अटैचमेंट से प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से रोकने की कोशिश करता है। तो आंसर 1 करेक्ट होगा। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट, बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है आईजीजी। आईजीजी जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है, 80% होता है आईजीजी। तो मोस्ट अबंडेंट पूछा जाएगा, आप बताएंगे आईजीजी। और आईजीए की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात आती है लगभग 10 से 15%, मतलब सेकंड मोस्ट अबंडेंट होता है आईजीए। आईजीएम जो होता है वो 8 to 10% होता है, मतलब हम इसे 5 to 10% भी लिख सकते हैं। और आईजीई जो होता है लेस देन 1% होता है, ये लेस देन 1%, सबसे कम यही होता है। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन हो जाता है, वो हो जाता है आईजीए। आंसर बनेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पांस। तो जब भी हम बात करते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, पैथोजन का फर्स्ट एक्सपोजर होता है स्लो होता है, तो पहली बार जब पैथोजन आएगा तो बॉडी का रिस्पांस स्लो होगा, लेकिन सेकंड एक्सपोजर में आईजीजी की जबरदस्त अमाउंट प्रोड्यूस होती है। पहली बार आप देखो जब आया पैथोजन तो आईजीजी कम प्रोड्यूस हुआ था, स्लो रिस्पांस दिया। सेकेंडरी रिस्पांस में ये ताबड़तोड़ हमला करता है, गोलियों की बौछार से भून देता है पैथोजन को। तो ऐसी इम्यूनिटी जहां पैथोजन का पहली बार एक्सपोजर हो तो उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, जो स्लो करती है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करती है। इंपॉर्टेंट है एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल बनता है 7 क्वेश्चन का, देखेंगे हेल्पर टी सेल क्या करती है। हेल्पर टी सेल हमारी बॉडी में कुछ ऐसा काम करती है जिसकी मदद से सप्रेस द फंक्शन, स्टिमुलेट द बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये सही हो सकता है। किलर टी सेल खतरनाक होती है जो डिस्ट्रॉय करती है नॉन सेल्फ सेल पैथोजन को। सप्रेसर टी सेल सप्रेस करने का काम करती है, और मेमोरी टी सेल सेकेंडरी रिस्पांस के लिए ये एक्टिव रहती है। तो डी का 3 हो जाएगा। ए का जो होगा वो सेकंड होगा, बी का जो होगा वो 4 होगा। ए का सेकंड, बी का 4। आप देखें ए का सेकंड है, बी का 4 है। ए का सेकंड है, बी का किलर का 4 है, बी का 4, ए का सेकंड। आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन। सी का 1 बना और डी का 3 बन गया, डी का 3 बन गया, सही है। अगला सवाल है एपिटोप क्या होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी हम एंटीजन की बात करते हैं तो इस एंटीजन की सरफेस पे बहुत सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि ये एंटीजन किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। इसकी सरफेस पे बहुत सारे पहचान के मार्किंग एजेंट्स होते हैं, इन्हें कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। और इन्हीं को कहा जाता है एपी मींस अपॉन, टोप होते हैं ये कैप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंटीजेंस के ऊपर। तो इन्हें एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। पार्ट ऑफ एंटीजन रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीबॉडी और स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन टू व्हिच एंटीबॉडी बाइंड्स, मतलब ऑल ऑफ दीस विल बी करेक्ट। और एपिटोप आंसर 4 सही होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली राइट होगा। आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एबीसी रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, पहचानेंगे कौन है एबीसी। तो आप देखिए यहाँ पे आपका बनता है ए बनता है आपका लिम्फ नोड्स बनता है जो कि आर्मपिट्स में है, लिम्फ नोड्स। उसके बाद आती है लिम्फ वेसल्स आती है, लिम्फ वेसल्स आती है, और फिर आते हैं आपके थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड आती है, थाइमस ग्लैंड आती है। तो आपके डायग्राम के हिसाब से आपको मिलेगी, ये देखें यहाँ पे ए बी सी में आपको मिले, देखें ए तो ये हो गया, बी ये हो गई, सी ये हो गई। तो एनसीईआरटी के डायग्राम के हिसाब से जब भी आपको देखने को मिले कि लिम्फ नोड कहाँ है, लिम्फ नोड ऐसे नोड्यूलर स्ट्रक्चर जब मिले तो वो लिम्फ नोड होंगे। ये जो पाइपलाइन दिखाई दे रही है लिम्फ वेसल्स होंगी, और फिर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा थाइमस ग्लैंड। तो बी में आपकी थाइमस ग्लैंड आ जाएगी, बी में थाइमस ग्लैंड आ जाएगी जहाँ पे टी सेल्स मैच्योर होती है। तो यहाँ देखिए ये बी भी सही लग रहा है, ये बी में यहाँ थाइमस लिख दिया, यहाँ लिख दिया है टी सेल्स मैच्योर, ये तो दोनों सही बनता है। अब हमको पहचानना है कि कौन है लिम्फ नोड और कौन है लिम्फ वेसल, कौन है लिम्फ नोड और कौन है लिम्फ वेसल। तो ए में आप देखोगे यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये लिम्फ नोड को दिखा रहा है, और यहाँ सी वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जनरली आपको पाइपलाइन दिख रही है, वेसल जैसे दिख रहा है। मतलब एक्जैक्टली डायग्राम तो उतना साफ नहीं है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया इस तरीके से बिल्कुल क्लियर है कि ये लिम्फ वेसल है, ये जो बनेगी लिम्फ वेसल है, और ये नोड्स बनेंगे। तो सोलन पार्ट को नोड्स कहोगे, सोलन पार्ट को नोड्स कहोगे तो ए हो गया नोड्स, बी हो गई ये, और सी हो गया लिम्फ वेसल। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो बेस्ट आंसर बनाएंगे, सेकंड ऑप्शन वही सही बनेगा। अगला सवाल है फॉलोइंग प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनमें से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन है। बोन मैरो और स्प्लीन प्राइमरी नहीं है, स्प्लीन थाइमस प्राइमरी नहीं है, बोन मैरो टॉन्सिल प्राइमरी नहीं है। थाइमस और बोन मैरो हम जानते हैं ये वो जगह है जहाँ पे इमैच्योर से मैच्योरेशन होता है, मतलब पहले इमैच्योर सेल बनती है फिर मैच्योर होती है, उसके बाद मैच्योर सेल जहाँ माइग्रेट करके स्टोर करने वाली जगह होती है उसे कहते हैं सेकेंडरी। तो यहाँ पे थाइमस जो है वो टी सेल की मैच्योरेशन के लिए साइट होती है मेनली। बोन मैरो बी सेल के लिए प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों के लिए होती है, बी सेल्स के लिए। तो इन दोनों से मिलाकर हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन होता है, इसलिए इनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहते हैं। जो आंसर बनेगा फोर्थ बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। और इसी के साथ हमारा आज का डिस्कशन हो जाएगा ओवर। अगले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फटाफट से उसका आंसर देख लेते हैं, कौन से क्वेश्चन में कहां गलतियां हुई हैं वो आप देखोगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे कि हम जानते हैं ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज है जहां पे हमारे खुद का इम्यून सिस्टम हमारे खुद के खिलाफ हमारे खुद की सेल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो वहां पे आप देखेंगे सबसे कॉमन जो एग्जांपल जो एनसीईआरटी भी कहती है कि आप इसको याद रखेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस हो, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो, ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने। ग्रेव्स डिजीज हो तो इसमें आप आंसर अभी फिलहाल जो एग्जांपल दिया है उसके हिसाब से आंसर नंबर 3 होगा, करेक्ट आंसर होगा 1 का 3। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑटो इम्यून डिजीज, ट्रू फॉर ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में द इम्यून सिस्टम लूजेस द टॉलरेंस फॉर सेल्फ एंड टर्न अगेंस्ट द सर्टेन मॉलिक्यूल्स ड्यू टू जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी। ये भी हो सकता है, कॉमन एग्जांपल है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, एडिसन डिजीज, ये भी हो सकते हैं। तो हम देखेंगे जो करेक्ट आंसर है वो चारों ही स्टेटमेंट, तीनों पहले तीनों सही हो जाएंगे, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। एड्स जो होता है जैसे हम जानते हैं एचआईवी कॉज करता है, और ये जो एचआईवी है ये जो है किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है। ये एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज कही जाएगी जो कि अक्वायर्ड डिजीज कही जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। पीपल हु आर एट हायर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एचआईवी, जो लोग हायर रिस्क पे होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, चिल्ड्रन जिनकी मदर इन्फेक्टेड है एचआईवी से, ऐसे लोग जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे एक क्वेश्चन में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है कि किसी भी बॉडी को एचआईवी होने का खतरा कब ज्यादा हो सकता है। तो इन चारों चीजों से खतरा एचआईवी का बढ़ जाता है। सवाल का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, जहां पे ऑल आर करेक्ट हो जाएंगे। अगला है एचआईवी इज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस, जिसे हम कहते हैं रेट्रो वायरस। देखिए एक ऐसा वायरस जो रेट्रो वायरस होता है जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए पहले अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीडीएनए कहते हैं। तो सीडीएनए बनता है, तो इस प्रोसेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अपना रोल प्ले करता है। तो जब आरएनए रिवर्स होकर के डीएनए बनाए तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम टर्म रेट्रोवायरसेस। तो आंसर बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, जो बिल्कुल बेहतर होगा, सही होगा। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एचआईवी, एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, और ये दोनों आइडेंटिकल कॉपीज होती है, इसलिए इसको डिप्लॉयड जीनोम कहा जाता है। तो 2n वायरल जीनोम होता है जिसको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसमें पाया जाता है। याद रखेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आंसर बनाएंगे हम फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी अकर्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, शेयरिंग नीडल से भी होता है, और मदर से प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांस प्लेसेंटल भी होता है। तो चारों ऑप्शन सही हो जाते हैं, आंसर बनाएंगे फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो कि एड्स कॉज करता है, वो कैसा वायरस है, क्या करता है? अब याद रखो कि बॉडी के अंदर टी लिम्फोसाइट जो होती है और हेल्पर टी सेल के साथ-साथ ऐसी सेल जिनमें CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, ये उनको दोनों को ये डिप्लीट करता है। आंसर बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। CD4 सेल्स और हेल्पर टी सेल्स को जो है डिक्रीज करता है। एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, वायरस के रेप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एड्स वायरस जिसे कहते हैं, जिसे एचआईवी कहते हैं, वो एक एनवेलप्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रॉन्ग है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए रॉन्ग है, अनएनवेलप्ड रॉन्ग है। रिट्रो वायरस तो होता है लेकिन ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है, एन एनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड रिट्रो वायरसेस। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखा आपने, आज हमारा डिस्कशन यही समाप्त होता है। हम कुछ सवाल जो एड्स या एचआईवी अप्रोच करना है। पहला क्वेश्चन है, आप देखें बिलो फ्लो चार्ट क्वेश्चन है, तो फ्लो चार्ट तो आपने सारा पढ़ रखा है, चाहे वो कैंसर हो चाहे वो एड्स, तो कुछ भी आप फटाफट कर लेते हैं। ये है आपका एड्स का सवाल। वायरस के इन्फेक्शन की बात हो रही है, कोई भी वायरस बॉडी में आता है, वायरल आरएनए आया है बॉडी में, तो इसका मतलब ये कोई रेट्रो वायरस होगा। ये ए हम लिख लें, कोई रेट्रो वायरस है, रिट्रो वायरस बॉडी में आया है। एड्स वायरस के ही नाम पे हम समझ लेते हैं कि एड्स वायरस आया है और वो वायरस ने इन्फेक्ट किया नॉर्मल सेल को। रिट्रो वायरस ने वायरल आरएनए जब इंट्रोड्यूस किया सेल के अंदर, तो अब वो रिलीज करेगा अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसकी मदद से ये बनाएगा वायरल डीएनए। क्या बना लेगा? ये वायरल डीएनए फॉर्म कर लेगा। जैसे ही वायरल डीएनए बनेगी, वो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट करेगा होस्ट जीनोम के थ्रू इंटीग्रेज एंजाइम की मदद से, इंटीग्रेट करेगा और फिर वायरल कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। वायरल कॉपी बननी शुरू हो जाएगी। वायरल कॉपी बनने के लिए वायरल जीनोम का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, जो कि वायरल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज होते हैं, उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो सीधा सीधा प्रोसेस आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा है रिट्रो वायरस, ये सही लग रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो वायरल डीएनए प्रोड्यूस हुआ, न्यू वायरल प्रोड्यूस हो जाएंगे, न्यू वायरल आरएनए बनेंगे और वायरल आरएनए बनने का मतलब कि वायरल कॉपी फिर से तैयार हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए बेहतरीन है। आंसर हम बना सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन आसानी से। बहुत आसान सवाल है। Consider the following statement about AIDS. AIDS के लिए देखना है कि which of the following is correct. People suffering from AIDS are easily infected by bacteria. मतलब opportunistic infection से बहुत आसानी से हो सकती है। मौका मिलने पर चौका आसानी से वायरस लगा सकता है, बैक्टीरिया लगा सकता है, कोई पैरासाइट भी हो, प्रोटोजोवन भी हो, तो वो भी इन्फेक्ट कर सकता है। मैंने कहा था ऐसे वायरस बैक्टीरिया जो पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो भी देश में बॉडी के अंदर घुस के नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बॉडी के अंदर छोटे-छोटे लोग भी आकर के खेलना शुरू कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं। The person is prone to infection हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगी। और नाको कह रहे हैं, नाको एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग बेस्ट टू एडुकेट द पीपल अबाउट द एड्स। हमें लगता है ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक लग रहे हैं, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। आंसर हमारा 4 हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी कैन अकर थ्रू, अगर फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड प्लेसेंटा के थ्रू हो जाता है, बिल्कुल सही। ड्रग एडिक्ट हु टेक्स ड्रग बाय स्नॉर्टिंग, स्नॉर्टिंग का मतलब होता है स्मेल के थ्रू, इनहेल करके ऐसे, इनहेलेशन से एड्स नहीं फैलता ना, सांस से नहीं फैलेगा एड्स, इंजेक्शन से फैलेगा। ड्रग एडिक्ट जो इंजेक्शन से लेते हैं उनके बॉडी में, तो ये रॉन्ग है। मैक्रोफेजेस आर एचआईवी फैक्टरी सही है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है, कंप्लीटली नहीं है, तभी तो अभी हम परेशान हैं एड्स को लेकर के। तो दो ही स्टेटमेंट सही है, ये सही है फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन 2 ओनली। अगला कह रहा है कैंसर इज कॉज्ड बाय, कैंसर कैसे होता है भाई? अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होता है। अनकंट्रोल्ड डिवीजन से होता है मतलब यहाँ माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, सेकंड हो जाएगा। लॉस हो गया, सारा नियंत्रण हो गया। विच फॉर्म ऑफ द ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। नॉट स्प्रेडिंग, नॉन मेटास्टेसिस कौन होता है? वो होता है बेनाइन ट्यूमर। तो पहला सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल, मैलिग्नेंट ट्यूमर में न्यूप्लाज्म बनता है, वेरी गुड। द सेल दैट ग्रो वेरी रैपिडली डैमेज टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू एंड सेल दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। मतलब यहाँ पे मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए सारा ही सही हो जाएगा। मास ऑफ न्यूप्लास्टिक सेल्स, सेल दैट ग्रो वेरी रैपिडली एंड डैमेज द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, सेल्स दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैंसर सेल डू नॉट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या नहीं शो करती है? जनरेटिंग ट्यूमर्स करती है, मेटास्टेसिस करती है, लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो नहीं होता कैंसर सेल में, नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, थर्ड ऑप्शन ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। फिर क्या यूज करता है? मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, हमने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम से ही आंसर बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बहुत आसान है। The possible side effects of chemotherapy, कीमोथेरेपी जब करते हैं तो कीमोथेरेपी का टारगेट होता है सेल डिवीजन को रोकना। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेल डिवीजन, कैंसर सेल का तो रुक ही रहा है, नॉर्मल बॉडी सेल का भी रुक जाता है। बोन मैरो के अंदर बोन मैरो सेल्स का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, स्टेम सेल्स का प्रोडक्शन जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है। ऐसे में हमारी ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है, मतलब एनीमिक हो जाता है पेशेंट। हेयर फॉलिकल, जहां से हेयर की ग्रोथ होती है, वो फॉलिकल सेल्स डैमेज हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका ग्रोथ और डिवीजन रुक जाता है, तो हेयर लॉस में वो रिजल्ट करती है। हेयर फॉल बहुत तेजी से होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हेयर लॉस होगा, एनीमिया होगा, भूख बहुत कम लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सेल्स भी प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती है ऐसे पेशेंट्स में। तो भाई साहब बहुत खतरनाक बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी खतरनाक हो जाता है, लेकिन जान बचानी ज्यादा जरूरी है रादर देन कि आप अपने बाल बचाएं, अपनी सेल्स को बचाएं। इसलिए सबसे पहले जान बचाई जाएगी, बाकी सारी चीजें धीरे 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 फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स जो यूज किए जाते हैं बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर की तरह उसमें अल्फा इंटरफेरॉन्स यूज किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स, बीआरएम होते हैं ये अल्फा इंटरफेरॉन्स। तो बेस्ट आंसर बनाओगे आप थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल आसान, बहुत ही आसान है। एनसीईआरटी की लाइन आपने पढ़ी हुई है तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी की लाइन आपने पढ़ी हुई है तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है समाप्त। क्या करेंगे? समाप्त करेंगे अपना। स्टेटमेंट्स केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। वो भी कैंसर कॉजिंग वायरस हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजेन, होता है, बिल्कुल सही बात है। मैलिग्नेंट ट्यूमर रिमेन कन्फाइंड, नो नहीं होता है, ये बेनाइन ट्यूमर का काम है। कैंसर सेल्स डू नॉट एग्जिबिट कांटेक्ट इनहिबिशन, ये नॉर्मल सेल करती है, सही बात है। एक्स-रे और यूवी रे आर नॉट पोटेंट, का इसमें बहुत खतरनाक होते हैं भाई साहब। कैंसर डिटेक्शन बेस्ड ऑन बायोप्सी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब सही कौन-कौन है? 1 सही है, 3 सही है, 4 5 सही है। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, पूछा इनकरेक्ट, पूछा तो इनकरेक्ट कौन है आप देख सकते हैं। जे इनकरेक्ट, जे इनकरेक्ट मतलब 2 एंड 4 इनकरेक्ट है, 2 एंड 4 इनकरेक्ट है, मतलब हमारा आंसर बना सेकंड ऑप्शन। अगला सवाल है सेवरल जीन्स कॉल्ड व्हाट व्हिच आर आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स व्हिच व्हेन एक्टिवेटेड विल टर्न इनटू खतरनाक एंड अंडर सर्टेन कंडीशन कुड लीड टू कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कहते हैं सेवरल जीन्स कॉल्ड दिस इन नॉर्मल सेल एंड व्हेन एक्टिवेटेड दे आर कॉल्ड, सेवरल जीन्स होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, और जब एक्टिव हो जाते हैं तो उनको कहते हैं ऑन्कोजीन्स। तो आंसर बना दे फटाक से थर्ड ऑप्शन। पहले प्रोटो ऑन्कोजीन होगा, जब एक्टिव होंगे तो वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओपियम कहां से ऑब्टेन होता है? ओपियम ऑब्टेन होता है पेपावर सोमनिफेरम पॉपी प्लांट के कैप्सूल से ऑब्टेन होता है, खतरनाक केमिकल, 4 नंबर आ जाएगा आंसर। अगला सवाल है स्मैक कहां से ऑब्टेन होती है? स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपावर सोमनिफेरम। वही स्मैक
स्मैक जिसे हीरोइन का कहते हैं, अमीरों की हीरोइन, गरीबों की स्मैक कही जाती है। सस्ते में आसानी से उपलब्ध होने वाली को हम कहते हैं स्मैक। क्या कहते हैं? स्मैक। तो आंसर बनेगा लेटेक्स ऑफ पेपावर सोम्निफेरम पॉपी प्लांट। आंसर बना 1 1 1 डाइएसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से बनाया जाता है इसको। यानी ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज ऑफ सिंथेसाइज्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। देखो आ गया, डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते ही हैं, हेरोइन का नाम ही है, हेरोइन का नाम है डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। तो आंसर बना सेकंड ऑप्शन। ओपियम, मॉर्फिन, हेरोइन आर कलेक्टिवली कॉल्ड, क्या कहेंगे? ओपियम हो या मॉर्फिन हो, ये सब के सब एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। इन्हें ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपिएट नार्कोटिक्स कहते हैं। जो इनहिबिटर्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, इन्हें हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। यूज ऑफ कैनबिस प्रोडक्ट, भांग, गांजा, चरस, भाई साहब ये सब तो सब आपने पढ़ा हुआ है, बहुत आसान है समझना इसको। कह रहे अल्टर्स थॉट परसेप्शन, इसे हम हेलुसिनोजेंस कहते हैं। और हेलुसिनोजन जो होते हैं वो परसेप्शन और बिहेवियर सब बदल देते हैं, हेलुसिनोजेंस कहते हैं। तो आंसर बनेगा सेकंड ऑप्शन। फिर आता है बार्बिट्यूरेट्स एंड बार्बिट्यूरेट्स। जो बार्बिट्यूरिक एसिड होती है, ये होती है सेडेटिव, जो सीएनएस को डिप्रेस करती है। इन्हें स्लीपिंग पिल्स भी कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देखिए, इसमें चित्र पर आधारित सवाल है। यहाँ पे आप देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये ओपियम का प्लांट होता है। ये है, ये आपको दिखेगा कैनाबिनॉइड है। और ये आपको दिखेगा, ये इसे कहते हैं धतूरा। धतूरा मिल जाएगा, हेलुसिनोजन। तो कह रहे हैं थ्री डायग्राम, थ्री डिफरेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई, मतलब कौन सा प्लांट, उससे कौन सी ड्रग मिलती है और उसका फंक्शन क्या है। तो आप देखें, एक ओपियम का ठीक बात है, उससे मॉर्फिन मिलती है जो कि स्टिमुलेंट नहीं है, रॉन्ग। बी कैनबिस है, बी कैनबिस ठीक। एलएसडी ओपियम होता है, नहीं, एलएसडी ओपियम होता है प्लांट के ऊपर फंगस होता है, उससे ओपियम किया जाता है। सी है धतूरा, उसे कहते हैं मारिजुआना। और हेलुसिनोजन होता है, तो वो कह रहे हैं मारिजुआना, रॉन्ग। कैनाबिनॉइड्स ओपियम होता है। और पेपावर सोम्निफेरम ए है, हेरोइन ओपियम होती है, डिप्रेसेंट है। यही सही है, यही सही है। आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। अगला सवाल है, गिवन बिलो टू डी फोर स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट, मार्क द ऑप्शन बोथ करेक्ट स्टेटमेंट, जहां दोनों ही सही हो। हेरोइन को हम स्मैक कहते हैं, ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, सही है, तो ये सही हो गया। कोकीन इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पेपावर सोम्निफेरम एरिथ्रोजाइलम, कोका से ऑब्टेन होता है। मारिजुआना इंटरफेयर विद द ट्रांसमीटर डोपामाइन, ये तो काम कोकीन का होता है। और मॉर्फिन इफेक्टिव पेन किलर होता है, सेडेटिव होता है। मतलब ए एंड डी का खेला सही है, ए एंड डी सही है। तो आंसर बी बिल्कुल सही बनेगा। आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन, बिना किसी डाउट के ये आंसर सही होना चाहिए। वो हो जाएगा कंप्लीट। और इसी के साथ आज का डिस्कशन भी होता है समाप्त। पढ़ते